आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये ऐसा एक्ट है जो सिटीजन्स को ये हक देता है कि जो दरकार जानकारी है जो गवर्नेंस में दबी हुई है उसको निकालने का, उसको जानने का सिटीजन्स को हक दिया गया है। बहुत ही कम लोग अभी भी जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो उसको किस तरह से लेकर आगे बढ़ना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, इस बारे में लोग नहीं जानते। तो हम एक अवेयरनेस के तौर पर एक प्रोग्राम आज कर रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में किस तरह से आप अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इस ताल्लुक से हमने हमारे स्टूडियो में दावत दी है बीवी शेषागिरी साहब, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर न सिर्फ इन्होंने 1000 से ज़्यादा अर्जियां दाखिल की हैं, बल्कि 200 से ज़्यादा जो है सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के उस पर अपीयर भी हुए हैं। इसके अलावा हज़ारों लोगों को ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ट्रेन भी कर चुके हैं। बेसिकली लॉ ग्रेजुएट हैं, और नलसार यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने हायर स्टडीज़ की है। ये माशाल्लाह से बहुत समाज के लिए बहुत कारामद साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो मैं बीवी शेषागिरी साहब को बीबीएन चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। आदाब, नमस्कार। आदाब। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है और ये क्यों लाया गया है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 में ये एक्ट जो है जून में ये एक लेजिस्लेशन बन के हमारे बीच में आया। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनने के पहले, इसके पहले भी हमारे पास एक एक्ट था। वो एक्ट का नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। वो भी फ्रीडम सिमिलर ऑफ एक्ट है राइट टू जी, इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे। ये राइट टू इंफॉर्मेशन कैसा आया, कब आया, क्यों आया, बोलना बोले तो इसको जरा बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तकरीबन 1990s में अरुणा रॉय, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है, निखिल दे, और ये एक ग्रुप ऑफ व्हाट यू कॉल सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राजस्थान में एक प्रोग्राम स्टार्ट करे। जी, एमकेएसएस करके एक सोशियो पॉलिटिकल एक सोशल एक्टिविटी स्टार्ट करे, जिसमें ग्राम पंचायत में कितना बजट आ रहा, वो बजट कौन सा काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसका अकाउंट्स जो है पब्लिक को देना करके एक आंदोलन शुरू किया। जी, ये आंदोलन शुरू करने के बाद वहां पे राजस्थान में कई ग्राम पंचायत में वगैरह में ये पर्टिकुलर एक्ट तो जब नहीं बना था, हुँ, मगर लोग पूछने लगे क्या है, कितना बजट आया, कौन सा काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कितना खर्चा आया, इसका पूरा बजट सोशल ऑडिटिंग जो बोलते हैं, हुँ, वो शुरू हुआ। उसके बाद में ये राजस्थान में भी ये एक्ट जो है ऑलरेडी एक लेजिस्लेशन जैसा आ गया, जहाँ की आप पूछ सकते गवर्नमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ऐसे स्टार्ट होने के बाद 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करके आया। ये एक्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी ऐसे आरटीआई एक्ट जैसा है, मगर बहुत सारे क्या है उसका डिफिशियंसीज था वो पर्टिकुलर एक्ट में। बाद में यूपीए 1 गवर्नमेंट आने के बाद सोनिया गांधी जी के चेयरमैनशिप के अंदर एनएसी करके कमिटी बनाया गया। वो पर्टिकुलर कमिटी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, ऐसे लोगों का एक ग्रुप ऑफ पीपल था। इट इज ए एडवाइजरी कमिटी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी। ये कमिटी में जो है फिर से अपना जयप्रकाश नारायण साहब, अरुणा रॉय, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ऐसे कई नामी गिने लोग जो है सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वगैरह, एकेडमिशियंस वगैरह, ऐसे लोगों को पूरा करके ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए बिल तैयार किया गया। सब्सिक्वेंटली 2005 में पास होने के बाद जून 2005 में एक लेजिस्लेशन, पैन इंडिया लेजिस्लेशन हुआ, जो कि जब कंबाइंड स्टेट ऑफ एपी तेलंगाना है वो भी एक्सेप्ट करा है। अभी तकरीबन स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू तमिलनाडु, वहाँ ईस्ट टू वेस्ट कंप्लीट पैन इंडिया जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन है। इसके तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, इसमें इतना पावर दिया गया है एक्ट में, whatever information the parliament or the state assembly can ask from the concerned government departments, even a citizen can ask। हुँ, इतना पावर दिया गया है कि पहले बार जो है एक आम इंसान से हम जो क्या है एक सिटीजन बन गए। अर्लियर वी वर लाइक सब्जेक्ट्स, वोट डालने तक वोटर्स जैसे था, मगर इसमें क्या है डेमोक्रेसी बोलने में
सिटीजन इज सुप्रीम, ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, जो ऐसे एक पार्लियामेंट पूछ सकता है, एक असेंबली पूछ सकता है, वैसा भी एक आम नागरिक भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में उसमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका इंफॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। जी जी। तो शुरू में ये बजट कितना आया और कितना खर्च हुआ इस पर बात हुई। उसके बाद अब ये जितने भी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज है पूरों पे अप्लाई होता है। हाँ जी, पहले जी तो ये क्या था, ये राजस्थान में जब शुरू हुआ था, जो भी खर्चा हुआ है, इनकम है, वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राम पंचायत था। अभी जो है इसका स्कोप आके बहुत वाइडेंड है। आप ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन एक गवर्नमेंट ऑफिस में है, वो पूरा इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। उसमें थोड़ा एग्जम्पशंस है, वो एग्जम्पशंस को सेक्शन 8 बोलते हैं। उसमें थोड़ी एग्जम्पशन दिया जाता है, जैसे कि बैंकिंग रिलेशनशिप्स रहता, हम्म। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ थोड़े ट्रीटीज वगैरह रहते जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी रहता, अच्छा। सर्टन इश्यूज कंसर्निंग व्हाट यू कॉल द नेशनल सिक्योरिटी, हम्म। ऐसे थोड़े एग्जम्पशंस है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप पूरा दे सकते हैं, जो भी ठीक। गवर्नमेंट ऑफिस है उनके पास। ठीक है। थोड़े से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को छोड़कर बाकी तमाम बातों को पूछ सकते हैं सिटीजन। हाँ जी। जी। अब ये जानना चाहूँगा कि जो सिटीजन्स हैं वही पूछ सकते हैं या फिर जो फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप दी गई वो भी पूछ सकते हैं? ये सेक्शन 3 के तहत सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन व्हाट यू कॉल अप्लाई फॉर व्हाट यू कॉल राइट इन्फॉर्मेशन का दरखास्त लगा सकते हैं। हुँ। और जो कोई भी सोसाइटी वगैरह है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिनको हम बोलते हैं जुडिशियल पर्सन करके, जी। कंपनी वगैरह हो सकता है, नहीं तो दूसरा कुछ कोऑपरेटिव हो सकता है, हुँ। वो भी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करे तो हुँ। उनके तहत भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा। ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन अवेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जी। ऑफिसेस। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो डिपार्टमेंट है, क्या हर गवर्नमेंट ऑफिस में होता है या फिर मखसूस गवर्नमेंट ऑफिसेस में होता है? हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में आप लोएस्ट रैंक ऑफिस से लेके टॉप लेवल ऑफिस तक हर एक ऑफिस में जो है एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर करके डेजिग्नेट करते हैं। हुँ। अभी अभी हम लेंगे एक छोटा एग्जांपल, एक तहसीलदार ऑफिस। एक तहसीलदार ऑफिस में नॉर्मली तहसीलदार इज द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अच्छा। ऐसे एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होता है, ऐसे। स्टेशन हाउस ऑफिसर रहता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जी। तो ऐसे एवरी ऑफिस में जो है ये एक एडिशनल डेजिग्नेशन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए एक ऑफिसर को एडिशनल डेजिग्नेशन दिया जाता है। हुँ। हुँ। वैसे अक्सर। उनके नीचे भी एक एडिशनल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी दिया जाता है। अच्छा। अच्छा। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका प्रोसीजर क्या होता है? किस तरह से जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और उसकी मुद्दत क्या होती है आंसर हासिल करने की? ज़रा तफ़सील बताइए। हाँ, कोई भी सिटीजन नागरिक अगर इंफॉर्मेशन चाहिए करके बोले तो एक अर्जी लिखना चाहिए। ये अर्जी का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप लिखना चाहिए टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वो ऑफिस का जो भी एड्रेस है वो लिखते हुए जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं। अच्छा। आप अभी फलाना ये रिकॉर्ड चाहिए, ये पर्टिकुलर कॉपी चाहिए करके आप लिख सकते हैं। हुँ। उसके साथ आप एक 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगा सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, वो फीस है। और नहीं तो आप कोर्ट फी स्टैम्प भी लगा सकते हैं, नहीं तो 10 रुपया का डीडी भी कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी ऑफिस में कैश वगैरह रेमिटेंस रहता है, थोड़े ऑफिसर्स रहता है जहाँ पे कैश लेते हैं, जैसे हुँ। कि सब रजिस्टर ऑफिस वगैरह, वहाँ पे 10 रुपया भी जमा करके आप अच्छा। ये दरखास्त लगा सकते हैं। हुँ। और इन्फॉर्मेशन जो है आप दरखास्त लगाने के 30 दिन के अंदर, सेक्शन 7.1 ये कहता है 30 दिन के अंदर आपको जो जानकारी आप पूछते हैं वो देना चाहिए। अच्छा। अगर अगर 30 आपका दिन के अंदर जानकारी, अगर जवाब नहीं आया तो? हाँ जी, अगर आपको जानकारी आपका जानकारी जो है अभी 10 पन्ना नहीं तो 20 पन्ना, 10 पेजेस या 20 पेजेस होता है, तो हुँ। उसके क्या है पर पेज का एक कॉस्ट भी रखा गया है। अच्छा। अगर आपका इंफॉर्मेशन चाहिए आपको 10 पेजेस, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज में नॉर्मली 1 रुपया चार्ज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में 2 रुपया लेते हैं। हुँ। हुँ। आपको 10 पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप 10 रुपीज जमा करना पड़ता है टुवर्ड्स हुँ। कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ओके। ये जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है सेक्शन 2J के तहत, 2J1 के तहत आपको इंफॉर्मेशन जो है हुँ। ड्यूली अटेस्टेड करके दिया जाता है। अच्छा। नॉट जेरॉक्स कॉपी, आपको ड्यूली अटेस्ट करके इंफॉर्मेशन दिया जाता है।
आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन ये जो है इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, तो अब ये आप जवाब ना मिला तो? हाँ जी, ये 30 दिन बोलने का जो है ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन देने के लिए सेक्शन 7.1 जो कहता है द इंफॉर्मेशन शुड बी फर्निश्ड एज सून एज पॉसिबल नॉट लेटर देन 30 डेज करके बोलता हम्म। है। ये 30 दिन का जो है ये आउटर टाइम लिमिट है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देने का। जी। और इसमें और एक भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर आप जो कोई भी ये दरखास्त लगा रहा है उनका जान का खतरा है, हम्म। लाइफ एंड लिबर्टी का जो खतरा है, वैसा कुछ है तो अंदेशा है, तो जो आदमी जो अर्जी लगाता है उनको इंफॉर्मेशन 48 आवर्स के अंदर देना चाहिए। अच्छा। अभी एक एग्जाम्पल के तहत मैं कहता हूँ, कोई आपके ऊपर एक गलत मुकदमा कर दिया, एक पुलिस एफआईआर हो गया आपके ऊपर, हम्म। एक गलत एफआईआर हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, एफआईआर का कॉपी नहीं है, आप बेल वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करे, तो आपको ये मुश्किल है कि आपको रिमांड भिजाया जाए। अच्छा। जब क्या है आपका जान का खतरा है, वैसे आपका कुछ जान का खतरा है तो इन्फॉर्मेशन आप पुलिस स्टेशन में लगाएंगे ये पर्टिकुलर आरटीआई के तहत, तो वो 48 आवर्स के अंदर आपको ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एफआईआर देना चाहिए। अच्छा। तो ऐसे जो भी जान का खतरा वगैरह व्हाट यू कॉल लाइफ एंड लिबर्टी जिसे कहते हैं, ऐसा खतरा रहने पे आपको केवल 48 आवर्स ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन आपको जो है इंफॉर्मेशन दिया है। अच्छा। अच्छा, अब इसके अलावा भी अक्सर ये देखने में आया है जब से जो है 2014 से हालात जो तब्दील हुए हैं, कई डिपार्टमेंट्स डिसफंक्शनल हो गए हैं, उसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन भी डिक्लाइन किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो एप्लीकेंट है वो क्या करेगा? अगर आप आज दरखास्त लगाए 30 दिन के अंदर, जो कि आउटर लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उनका हायर ऑफिशियल को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं, उनको आप एक अपील लगा सकते हैं। वो अपील लगा सकते हैं कि मैंने ऐसा फलाना दरखास्त लगा दिया, अभी तक 30 दिन हो गया, वो 30 दिन के बाद भी अब तक ये हम जो सूचना पूछे वो हमें नहीं मिला। आप प्लीज एक डायरेक्शन पास कीजिए कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तुरंत हमें वो इंफॉर्मेशन दे। ऐसा एक आप अपील लगा सकते हैं। और एक इसमें मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको 30 दिन के अंदर जो मोहलत दी गई आउटर टाइम लिमिट, उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 के तहत आपको अगर इंफॉर्मेशन 30 डेज के अंदर नहीं आया तो इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अच्छा। ओके, ओके। अब हालात तो ऐसे हैं कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर इंफॉर्मेशन ना दे तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, वहां पर भी अगर बात ना बनी तो? तो आप फर्स्ट अपील लगाने के बाद 30 दिन के अंदर एक डायरेक्शन के लिए आप आस लगा सकते हैं नॉर्मली। अगर हम्म। वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं आया, 45 डेज तक आप वेट करना चाहिए। हम्म। 45 डेज होने के बाद अप टू 90 डेज के अंदर, हम्म। 3 महीने के अंदर आप जो है सेकंड अपील लगा सकते हैं बिफोर द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस को, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस को एप्लीकेशन लगाया, आपको इंफॉर्मेशन नहीं आया, हम्म। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, हम्म। वो हालात में आपको जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो दिल्ली में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का रिलेटेड है, उनको आप एक सेकंड अपील लगा सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस दिल्ली को ही जाना पड़ेगा या रियासत में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहां पर भी वाक़ होता है आरटीआई ऑफिस? ये जो भी बैंक्स वगैरह है, नहीं हम्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वैसे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है जो भी आपका स्टेट कैपिटल में और दूसरा जगह पे है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जी। जो भी डिपार्टमेंट्स है, ऐसे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका अपील जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को देना चाहिए। और ये अपील आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते अच्छा। हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो है आप ऑनलाइन भी अपील फाइल कर सकते हैं। और दूसरा बात एक है, अगर आप सेकंड अपील बना दिए, वो अपील का कॉपी, आपको जो एप्लीकेशन लगाए उसका कॉपी, और रिप्लाई नहीं आए तो, नहीं तो फर्स्ट अपील आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस जिसे कहते हैं, वहां पे जाके ये दरखास्त देने पे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पोस्टल चार्जेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हम्म। ये उनको पहुंचा दिया जाता अच्छा, तो यहाँ पहुँचने पर कितने % गारंटी होती है कि एप्लीकेंट को उसका जवाब मिल जाएगा?
आपको सेकंड अपील जो है कम से कम आपको कहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम 2 से 3 साल तक पेंडेंसी है। अच्छा। अर्जेंट मैटर्स है तो थोड़ा बहुत अर्जेंट हो रहा है, नहीं तो 2 से 3 साल पेंडेंसी है। वैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी पेंडेंसी 2 से 3 साल है, वो 2 से 3 साल तक लग जाएगा। तो ये 2 से 3 साल कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक एक शेर है, इतना कौन इंतजार करेगा? और इतना इंतजार करने पर क्या हक को दफन नहीं कर दिया जाएगा? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ऐसे में आप क्या कहेंगे? आप ठीक फरमा रहे हैं। इसके पहले जो है हमारे तेलंगाना में डिस्पोजल रेट बहुत क्विक रहता था। 6 मंथ से 9 मंथ्स टाइम में जो है सेकंड अपील डिस्पोज होते थे इसके पहले। अच्छा। जब भी तेलंगाना गवर्नमेंट एपी से सेपरेट होकर बाइफर्केशन हुआ, नया अपॉइंटमेंट्स नहीं थे, जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे वो सब रिटायर हो गए और ऑलमोस्ट एक 1.5 साल तक इंफॉर्मेशन कमीशन डिफंक्ट हो गया। अच्छा। जब हमने और बहुत सारे क्या है सोशल एक्टिविस्ट वगैरह क्या है गवर्नर को वगैरह अपील लगा के फिर हाई कोर्ट भी थोड़े लोग गए, फिर बाद में जो है नया इंफॉर्मेशन कमीशन तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, नया हम्म। नामांकन दे के, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करे। पहले एक कमिश्नर को लगाया, फिर बाद में 2 कमिश्नर्स को, बाद में अभी 5 कमिश्नर्स कुछ है। मगर बिकॉज ऑफ द कोविड एंड अदर रीजंस अगर हम्म। आप देखेंगे तो डिस्पोजल रेट जो है पर कमिश्नर 1 ऑर्डर पर डे है, जो अच्छा। कि बहुत ही कम है। इट इज एज गुड एज डिफंक्ट हो गया जैसा है। ये बिल्कुल। बहुत ही दर्दनाक बात है। हम्म। जो कमिश्नर जो है इतना हाई सैलरीज और पैकेज के साथ है, हम्म। वो जो है इंफॉर्मेशन डिस्पोज करने में बहुत ही स्लो है। मैं चाहता हूं कि अपील करता हूं आपके माध्यम से भी डेली मिनिमम 10 to 12 केसेस तो भी मिनिमम एक एक कमिश्नर डिस्पोज करना चाहिए, एंड स्पेशली जो बैकलॉग्स है उस पर स्पेशल फोकस लगा के क्विक डिस्पोजल के लिए डायरेक्शंस दें। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह हम ऐसे ही टॉपिक पे या इस टॉपिक पे भी अगर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत पड़ी तो आपको याद करेंगे। आप बराए मेहरबानी अपना कीमती वक्त हमें दीजिए। बेहद शुक्रिया शेषागिरी साहब। शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, ये थे बीवी शेषागिरी साहब, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और ख़ास तौर पे ये आरटीआई पर काम कर रहे हैं। तो हमने इनसे आरटीआई के ताल्लुक़ से बेसिक जानकारी हासिल करने की कोशिश की। नाज़रीन किराम, अगर आप आरटीआई दाखिल किए हैं और उसका जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे थ्रू शेषागिरी साहब तक पहुंच सकते हैं, ताकि आपका जो इशू है उसका सॉल्यूशन किस तरह से हासिल किया जा सके। प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहिए, ताकि शऊर बेदारी हो और सिटीज़न्स के जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट्स सिटीज़न तक पहुँच सकें और गवर्नेंस स्ट्रीमलाइन हो सके। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।